आज का बुक है टॉपर बनने का आसान तरीका। शुरुआत करते हैं बोर्ड में आंसर कैसे लिखें। एग्ज़ाम में लिखना भी एक कला है जो हर बच्चा नहीं कर सकता। भले ही वो बच्चा जनरली बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, उसे बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने आंसर को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसे कम नंबर ही मिलेंगे। आंसर कैसे लिखना है, इसके कुछ टिप्स हैं जिससे आप ज़रूर अच्छे मार्क्स से गेन कर पाएंगे। पहला टिप्स है शुरुआत के 15 मिनट का सही उपयोग। ऑलमोस्ट हर स्कूल बोर्ड में यह कंसेप्ट है कि बच्चों को पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समझने का मौका मिल जाता है। यह 15 मिनट आपके आगे के 3 घंटों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सोचने का भी मौका देंगे। इसलिए आपको इस टाइम के पीरियड को बहुत ही समझदारी व यूज करना है। आपको इन 15 मिनट में यह प्लान कर लेना है कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, और यह सब भी एक क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए जिससे आपको आगे यह सब सोचने में टाइम बर्बाद ना करना पड़े। दूसरा है प्रायोरिटी सेट करना। आप एक्स्ट्रा 15 मिनट में पूरा पेपर अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको यह भी पता चल चुका है कि आपको कितना पेपर आता है कितना नहीं, कौन से सवाल मुश्किल है और किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का स्कोप है। तो अब आपके यह डिसाइड करना है कि आपको किस क्वेश्चन में पूरा कॉन्फिडेंस है, जो आपको लगता है कि इसमें तो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए और बन जाए तो उन्हीं क्वेश्चन को अपने पूरा कीजिए। एग्ज़ाम में आपको भी आपका जो भी चेकर होता है उसको अपने पेपर से इम्प्रेस करना होता है। इसलिए आप सबसे पहले बिल्कुल श्योरिटी वाले आंसर लिखिए जिससे आपको चेकर के माइंड में यह इमेज बन जाए कि लिखने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और चेकर से उसी हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं। जो क्वेश्चन आपको सबसे कम आते हैं या आते ही नहीं है उससे सबसे लास्ट में लिखिए। तीसरा लिमिटेड और रिलेवेंट आंसर्स। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके मार्किंग स्कीम को साथ समझिए। क्वेश्चन पेपर के सबसे पहले पेज पे आपको आंसर करने का तरीका बताया गया है कि आपको कौन सा सेक्शन में 60 आंसर्स लिखने हैं और सिर्फ एक बार किन में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना है। आपको साथ ही साथ आंसर की बार लिमिटेड भी दिख जाएगी। इस सेक्शन के सभी आंसर्स आपको इतने बार्स के अंदर ही लिखने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर आंसर को कहानी की तरह बहुत सारे पैराग्राफ में लिखना होता है। जितना आपको उसे क्वेश्चन में पूरा गया है आपको सिर्फ उतना ही बताना है, पूछा गया आपको सिर्फ उतना ही बताना है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कम लिखने से आपके मार्क्स से ज़रूर कटते हैं, लेकिन ज़्यादा लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। चेकर को कहानी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसे बस यही आंसर चाहिए कि वो आपको नंबर दे देगा। ऐसा करने से आपको सही मार्क्स मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला है चौथा, क्वेश्चन को समझदारी से समझना। आपने देखा हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको चॉइस दी जाती है। एक क्वेश्चन लिखा होता है उसके बाद और या लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चे के लिए यह बहुत बड़ी खुशी और अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें एक चॉइस मिली है। अब ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन यूज करके आंसर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बीच में लगता है कि अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आगे क्या लिखना है। फिर हम सोचते हैं कि गलती कर दी, दूसरी वाली आंसर लिखना चाहिए था। अब उसमें एक तो आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपको अब पहले वाले क्वेश्चन भी काटना पड़ेगा, जो आपकी सीट की प्रेजेंटेशन को काफ़ी ख़राब कर देगा। इसलिए आप जिस टाइम यह चूज कर रहे होते हैं कि कौन सा आंसर लिखना है, तभी उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए और अपने माइंड में पॉइंट्स याद कर लें कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। जिस आंसर में लिखने के लिए आपको पास ज़्यादा कंटेंट है उसी क्वेश्चन का आंसर चूज करें। चलो अगला टिप्स है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए आपको सब लोग कहते होंगे, आपके टीचर्स भी और आपके पेरेंट्स भी, कि पूरा पेपर करना, कुछ छोड़ मत आना।
और आप मन में सोचते होंगे कि जो आता ही नहीं होगा वो कैसे लिखाऊंगा। आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए आपको गलत आंसर में कोई नंबर नहीं कटने वाले, इसलिए आप लास्ट में क्वेश्चन बच जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आता या फिर कम आते हैं, तो आप उनमें कुछ भी लिख दीजिए। यह आपको लगता है कि क्वेश्चन में 1% भी रिलेट करता है, गलत हुआ तो गलत सही, लेकिन अगर सही हुआ तो आपको भी नंबर मिल जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत से बार ऐसा होता है कि तुक्के से किसी क्वेश्चन के मार्क्स मिले। क्वेश्चन को छोड़ आने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि ना आप चेकर को जानते हैं और वो आपको जानता है। अगर आपने कुछ गलत लिखा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हंसेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर क्वेश्चन का आंसर लिख के आइए, क्या पता कि आंसर के नंबर मिल ही जाए। अगला छठा, आंसर शीट को सजाइए नहीं। कई स्टूडेंट को आदत होती है कि वे पेपर को बहुत ज़्यादा सजा देते हैं, साइड में डिज़ाइन बना देते हैं या पूरे पेपर को रंग बिरंगा कर देते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा ना करते हों, लेकिन आपको कोई ना कोई दोस्त ऐसा ज़रूर होगा जो ऐसा करता होगा। कुछ बच्चे पेपर में लाल, पीले, नीले अलग अलग कलर्स के पेन्स, हाइलाइट्स और कलर्स के यूज करते हैं। मैं भी आपको बता दूं कि यह सब करने से आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले। आप पेपर को जितना सिंपल रखेंगे उतनी आसानी से एग्ज़ाम चेकर उसे पढ़ पाएगा। आपको पेपर में ब्लू और ब्लैक के इन दोनों पेन के अलावा किसी पेन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायग्राम्स बनाने हैं तो उन्हीं पेंसिल से बनाइए, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसे मिटा के दोबारा ठीक कर सकें। आप जितना अपने पेपर को सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लिखने का टाइम मिलेगा। 7वां, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्टेप ज़रूर दें। आप जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो शुरुआत में आप बहुत सुंदर लिखना शुरू करते हैं, और जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो टाइम भी निकलता जाता है। फिर आपको जल्दी लिखना पड़ता है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। पहली बात है कि हैंड राइटिंग में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बस आप जो भी लिखते हो वो ऐसा होना चाहिए कि चेक करने वालों को समझ में आ सके। दूसरी चीज़, हर वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबको साथ साथ मिला के लिखेंगे तो चेकर को भी वह समझ नहीं आएगा, और पॉसिबल है कि वो आपको बहुत कम नंबर दें। इसलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहले से ही स्टार्ट कर दें। आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा और एग्ज़ाम में लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला 8वां, पैनिक ना करें। ज़रूरी नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब पता ही हो। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे सब कुछ पता हो, इसलिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देख के जो आपको नहीं आता या फिर आपने उसे रिलेटेड कभी कुछ नहीं पढ़ा हो, तब भी उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे लास्ट के लिए बचा के रखो। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को देख के स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसके चक्कर में आप बाकी क्वेश्चन के भी फोकस खो देते हैं। इसलिए जो नहीं आता उसे छोड़ें। मान लें कि उसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो छोड़ दें। 2 से 3 या 4 मार्क्स ही तो कट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप उसकी वजह से अपना बाकी पेपर ख़राब मत करो। अगला 9वां टिप्स है आंसर शीट का चेक करना। बच्चों को ज़्यादातर अपना पेपर एग्जामिनर के हाथ में देकर बाहर निकलने की बहुत जल्दी होती है, और जब आप बाहर निकल जाते हो तो आपको याद आता है कि अरे ये छूट गया और वो छूट गया। उसे बचने के एक ही तरीका है कि आंसर शीट हैंड ओवर करने से पहले आप कम से कम उसे 2 बार चेक कर लीजिए। उससे आपको आपकी जो भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक होगी वो सभी पता चल जाएगी, और आप उनको करेक्ट कर अपना मार्क्स बचा सकते हैं। कई बार आपको चेक करते हुए पता चलता है कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या फिर उसमें कोई आंसर आधा छोड़ दिया है जो आपने सोचा था कि लास्ट में पूरा करेंगे, और बाकी के चक्कर में आप उन्हें भी भूल गए। तो अब आपको चांस मिल जाएगा कि आप उसको पूरा कर सकें। बोर्ड के पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिटेल से फिल करना, तो इसलिए आपको यह भी टैली
कर लेना है कि आपको अपने आंसर शीट के पे रोल नंबर ज़रूर लिख लिया है। अगला टॉपिक है एग्ज़ाम डेट में स्ट्रेस्ड रहना। एग्ज़ाम डेज में स्ट्रेस्ड रहना आजकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। उसका रीज़न शायद यह भी है कि आज भी कल के बच्चे एग्ज़ाम या पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। क्योंकि हमारी बॉलीवुड फिल्म वगैरह में यदि दिखाते हैं कि लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करो, जो पहले से पढ़ाई करता है वो पढ़ाकू होता है, और जो पढ़ाकू होना एक गाली के जैसा है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई ना करने की अपनी शान नहीं समझना चाहिए। एग्ज़ाम में स्ट्रेस होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो हैं लो मोटिवेशन लेवल, तैयारी ठीक से ना होना, दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, या कंपटीशन होना। अगला म्यूजिक सुनना। ज़िंदगी में म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह चीज़ है जो आप खुश होते हैं, जो आपको नचाता है, दुखी होते हैं तो आपको रुला देता है। तो आप स्ट्रेस में होते हैं तब आप म्यूजिक सुन सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करते करते जब आप पढ़ के थक चुके हो तो आपके लिए यह भी सबसे बेहतर तरीका है, कानों में कोई सूथिंग या म्यूजिक चला के 20 से 25 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ या लेट जाओ। यकीन मानना आपको बहुत ही रिलैक्सन मिलेगा, और जब आप दोबारा पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा। लेकिन हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करने से नुकसान हो जाता है, तो कहीं आप खुद को फ्रेश करने के चक्कर में अपना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कर देना। यह सिर्फ थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए है। दूसरा टिप्स, अच्छे से पढ़ाई करना। देखा जाए तो स्ट्रेस का सबसे मेन कारण यही होता है कि आपको अंदर से पता होता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो उससे बचने के लिए तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जिसे आपको नहीं आती है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसे जैसे आपका पेंडिंग सिलेबस कम होता जाएगा, उसके साथ साथ अपना स्ट्रेस घटता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस को दूर करने वाले किसी भी तरीक़ों को अपनाने से पहले अच्छे से अच्छे पढ़ जरूर लें। तीसरा टिप्स, एक छोटी सी वॉक करें। लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम के दिनों में आपको पढ़ने के अलावा और भी कुछ नहीं करना चाहिए। जब आप थोड़ा सा बहुत सा हट कर बाहर भी निकलो तो आपकी मम्मी कह देती होगी कि पेपर के दिनों में कहाँ बाहर जा रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको एग्ज़ाम है तो आपको किताबों के आगे बैठे रहना है और उसके अलावा और भी कुछ भी नहीं करना। अगर आप 1 से 2 घंटे लगातार पढ़ चुके हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए आप छत पे या किसी पार्क में ये वॉक करने के लिए जा सकते हैं। इससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिलैक्सन मिल जाएगी और आप आगे पढ़ने के लिए बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। यह साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक्सरसाइज करना या वॉक करना आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर को बढ़ा देता है। चौथा टिप्स है, अपनी पढ़ाई का एक रूटीन बनाएं। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर आपका कोई टाइम टेबल नहीं है तो आपकी तैयारी भी डायरेक्शन नहीं रहेगी, और अगर आप अंधाधुन कोई काम बिना एक रूटीन के करते हैं तो आपको स्ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं देगा। इस पॉइंट में मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। एक कहानी है, एक गांव का एक राजा था और उसके राजा के पास एक हाथी का बच्चा था। राजा ने उसे छोटे से हाथी को देखभाल का जिम्मा एक प्रजा के आदमी को दिया हुआ था। वो आदमी रोज़ सोने से पहले हाथी के बच्चे को पैरों में जंजीर डालकर उसे खूंटे से बांधकर सोने जाता था। तो काफ़ी समय ऐसा ही बीतता जा रहा और हाथी का बच्चा बड़ा हो गया। तब हाथी काफ़ी बड़ा हो गया तो एक दिन की बात है, जब रात को वो आदमी हाथी को जंजीर से बांधने लगा तो उसने देखा कि जंजीर कहीं खो गई है। अब उसने सोचा कि अगर रात को हाथी भाग गया तो राजा भी मुझसे जान से ही मार देंगे, क्योंकि वो हाथी उनको बहुत प्यारा था। तभी वो आदमी हाथी के पास गया, जैसे रोज़ उसे
बांधा करता था। शामों वह एक्टिविटी बिना जंजीर के दोहरा दी। उसके बाद वो सोने चला गया। जब वो सुबह उठे के आया तो उसने देखा कि हाथी वहीं का वहीं बैठा था। उसके पैरों में जंजीर नहीं थी, फिर भी वो भाग नहीं पाता है, क्योंकि उसे रोज़ वहाँ बंधे रहने का आदत पड़ गई थी और वो उसी रूटीन में दोहरा रहा था। स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत से टाइम टेबल बनाते हैं, 1 दिन 2 दिन फॉलो करते हैं और फिर भूल जाते हैं। किसी भी रूटीन को रोज़ अपने डे टू डे लाइफ में लाने के लिए आपको उसी डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। 5वां टिप्स, पर्याप्त नींद। नींद की इम्पोर्टेंट को हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नींद एकमात्र में एक्टिविटी है जिसे हम कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी वो हमारे माइंड को एक रिलैक्सन दिलवाता है। स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी जब आपके बोर्ड से चल रहे हो, तो क्योंकि बोर्ड से की प्रिपरेशन के टाइम पे ना तो आपको खाने पीने का होश रहता है और ना ही सोने को तो मोस्टली स्टूडेंट से इग्नोर ही करते हैं। बच्चे मोस्टली रात को भी पढ़ते हैं, इसलिए उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती, और नींद पूरी ना होने से सर दर्द, डिप्रेशन, एग्जाइटी और अलग अलग तरह के स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। इसलिए अगर आप अपने पढ़ने की से ज़्यादा टाइम चाहते हैं तो रात को जल्दी से सो के सुबह जल्दी उठ जाओ। ऐसा में आपको खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा और कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। 6ठा टिप्स, मन की शांति। एग्ज़ाम के दौरान आपके दिमाग में हज़ारों बातें होती हैं, इनसे सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने को होते हैं, और भले ही भी कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, उसे ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है या मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में दिमाग बहुत उलझ जाता है। दिमाग में स्ट्रेस निकालने के लिए आपको मन की शांति बहुत ही ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिटेशन एक बहुत यूजफुल टूल रहेगा। इससे आपके मन का सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। शुरुआत में ध्यान केंद्रित करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने इसे एक मात्र हफ्ते के लिए अपना लिया तो वो खुद एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको इससे शांति मिलेगी कि आप खुद इसे अपनाने लगेंगे। आपको करना क्या है कि बस 2 से 3 मिनट तक शांत रहना है और मन को भी शांत रखना है। मतलब आपको इस दौरान कुछ भी नहीं सोचना है। 7वां टिप्स, बात करें। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत सारी टेंशन होगी जो आपके मन परेशान कर रही होगी। आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि कोई चैप्टर आपको आता है, कोई नहीं आता। फिर उसके बाद कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आपको परेशान करती हो, और इन सब चीज़ों की वजह से आपके माइंड में काफ़ी स्ट्रेस इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपको एक दोस्त या कोई भी भाई बहन या फैमिली मेम्बर जिसे भी आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनको ज़रूर बताएं कि क्या बातें हुए जो आपके परेशान करती है। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा और आप पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। आपको लाइफ को आराम से जीने के लिए थिंकिंग को सुधारना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला, पॉजिटिव थिंकिंग का महत्व। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना या नेगेटिव ना सोचना, हमेशा लोगों के सामने मुस्कुराते रहना, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं होने देना, तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद ऐसे ही गलत सोचते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती है, मैं मान के चलता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके फैमिली की इनकम 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में है। जब आप ऐसे परिवार से निकलते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उसके दौरान हमारे सामने कई सारे चैलेंज आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो आपकी कि मैं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी कॉलेज जाना है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जहाँ पे मेरा दोस्त पढ़ रहा है। उस ट्यूशन को मेरे लिए एरिया का सबसे बेस्ट ट्यूशन माना जाता है, लेकिन मेरे पास उतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ पढ़ सकूँ। आप 10 क्लास में होते हुए भी हमेशा यह सोचते रहेंगे कि मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे शहर भेज के आगे पढ़ा सके। और यह बात भी अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि और
जब शुरू में मैंने आपको फैमिली की इनकम के बारे में बताया, तो उसका इनकम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पिताजी की ही इनकम है, क्योंकि एक वो ही जो हैं जो कमाते हैं। यह कुछ ऐसी समस्या है जो हर स्टूडेंट की लाइफ में आती है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं, और वो जो उम्र के साथ साथ हर एक का पीछा करती है। जैसे कि अब आप 16 की उम्र में आते हैं तो आपको एक लड़की पसंद आती है, और आप दिन भर उसकी याद में खोए रहते हैं, और आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, और आपको उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद 17 की उम्र आते हैं तो आपको एक दिखता है कि आपका दोस्त और बाकी क्लास के बच्चे सिगरेटें की बात कर रहे होते हैं, और बचपन से आपके माँ बाप ने आपको बताया है कि यह सब चीज़ें ख़राब है, इनसे दूर रहें। और सही समय आपके टीचर एक लेक्चर भी कहते हैं कि ज़िंदगी में खुल के जियो और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, और उसकी आड़ में आप गलत आदतों की खुशी खुशी अपना लेते हैं। आप लोग संजय दत्त को जानते होंगे और उनकी कहानी के बारे में भी जानते होंगे कि वो खुद अपने बारे में बताते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नशा नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। उनकी कहानी से पता चलता है कि नशा और गलत संगत से उन्हें बर्बाद कर के रख दिया। उन पे देशद्रोह का इल्ज़ाम लग गया। उनसे पिताजी इस सदमे में नहीं पाए कि और संजय दत्त का आज तक इस चीज़ का पछतावा रखते हैं। लेकिन आज उनकी लाइफ में उन चीज़ों की कोई भी जगह नहीं है जिनकी वजह से उन्होंने बहुत ही कुछ सहा है। शायद आपको पता भी हो उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन यह सब किसी भी तरीके से स्ट्रेस का सलूशन नहीं होता। परेशानियां तो हर बड़े से बड़े छोटे से छोटे आदमी की लाइफ में आती है, लेकिन आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से झेलते हो, या आप उसे खुद को कमज़ोर पड़ने देते हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। अगला टॉपिक, एग्जाम में से पहले नींद न आने की वजह और बचने के टिप्स। नींद इंसान के बॉडी को फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्टली सभी को अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए नींद ज़रूरत होती है। इंसान का शरीर मशीन की तरह होता है जिसे हर टाइम पीरियड में कुछ न कुछ रेस्ट और रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। एक हेल्दी दिमाग और बॉडी के लिए एक प्रॉपर स्लीप साइकिल ज़रूरी होती है। जो नींद कम आने से आपके बॉडी में अलग अलग तरीके से डिस्टर्बेंस हो जाती है। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने नींद का टाइम पढ़ने के लिए घटा देते हैं, लेकिन उससे उनकी लाइफ में आलस और अनकम्फर्टेबिलिटी आ जाती है। हर स्टूडेंट को अपने नींद का एक रूटीन बनाना ज़रूरी है। पहला, एक सोने और उठने का टाइम निर्धारित कर लें। उन लोगों जैसा मत बने जिनका सोने का या उठने का कोई टाइम नहीं होता। उन्होंने जब जहाँ टाइम मिलता है तो वहाँ सो जाते हैं, और हर स्टूडेंट की लाइफ में एटलीस्ट सोने उठने का डिसिप्लिन्ड रूटीन होना चाहिए। दूसरा, दोपहर के सोना इग्नोर करें। अगर आप दोपहर को 2-3 घंटे सो जाएंगे तो आपको पूरी रात नींद नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने अपना स्लीप रूटीन दिन में सो के ख़राब कर लिया है। ना तो आप दिन में 6-7 घंटे सो सकते हैं, और ना ही आप दिन में 2 घंटे सोने के बाद रात को पूरी नींद सो सकते हैं। तीसरा, कभी भी सोने के 4-5 घंटे के पहले चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट का सेवन ना करें, क्योंकि इन चीज़ों से कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो आपके पूरी रात जगाएगी। ना तो आप उसे टाइम को पढ़ने में यूटिलाइज कर पाओगे, और क्योंकि आप उसे वक्त अपने पूरे डेडिकेशन में नहीं होंगे। कैफीन आपको जगाता है तो ज़रूर है, पर आधा वक्त आप थकावट महसूस करोगे, आपको आलस भी आएगा, लेकिन जब आप सोने के लिए आ जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज से आपको बॉडी थोड़ी थकेगी और उससे आपको खुद नींद आ जाएगी। लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सोने से बिल्कुल पहले एक्सरसाइज ना करें। नींद के इम्पॉर्टेंट बताते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको यह तो पता चलेगा कि नींद कितनी ज़रूरी है, लेकिन यह भी पता चलेगा कि किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।
एक लड़का था जिसका नाम शिवम शिवम था। वो 12th में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। वो एक अच्छा स्टूडेंट था, मतलब उसके हमेशा एक अच्छे नंबर आते थे और बोर्ड में वो और भी ज़्यादा केयरफुल हो गया था। पहला एग्ज़ाम था, होशियार बच्चा ही क्यों ना हो, पहली बार बोर्ड देने से का प्रेशर हर बच्चों को ही होता है। उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। एग्ज़ाम वाली रात उसे अपने एक दोस्त का कॉल आया। उसने उससे पूछा, भाई कितना हो गया है? तो शिवम ने बोला कि यार मेरा तो सब हो गया है, बस अब सोने जा रहा हूँ। तो उसके दोस्त बोलता है कि तूने वो वाले सैंपल पेपर में पढ़ा क्या? तो शिवम ने बोला, नहीं, मैंने तो बस एक एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। तो उसका दोस्त उसे उसे बोलता है कि अरे यार, मुझे अभी भी ट्यूशन वाले सर ने बताया कि सारा पेपर इसी सैंपल पेपर से आने वाला है। तो शिवम घबरा गया, बोला कि यार मेरे पास तो वो सैंपल पेपर ही नहीं है और अब रात भी हो गई है, अब मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उसका दोस्त बोलता है कि चिंता मत कर, मैंने उसमें से पढ़ लिया है, मैं अपना सैंपल पेपर तेरे घर दे जाता हूँ। शिवम खुश हो गया। रात को 10 बजे शिवम का दोस्त उसे सैंपल पेपर दे के गया और शिवम ने वो पढ़ना शुरू कर कहा। तो वो 9 बजे तक सोने वाला था और कहाँ उसे सैंपल पेपर के सोल्व करते करते उसे 2 बज गए। तब भी उसने सोचा कि पेपर इसमें से आना है तो पूरा पेपर सोल्व करके ही सोऊंगा। ऐसा करते करते सुबह के 4 बजे शिवम ने उसे कंप्लीट किया। तो फिर सोने गया और जब वो सोने के लिए लेटा तो करवट लेता ही रहा, लेकिन उसको नींद नहीं आई। ऐसा पेपर के बारे में वो सोचता ही रह गया और कहीं 5 बजे जाके उसे नींद आई। अब जो सोया, उसने 7 बजे तक अलार्म लगाया था। उसने सोचा कि वो 7 बजे उठ के आधा घंटा रिवीजन करेगा और फिर 8 बजे से तैयार होकर जाएगा। आधा घंटा पहले ही सेंटर पर पहुँचे जाएगा, लेकिन लेट सोने की वजह से उसकी नींद नहीं खुली। अलार्म बजने के बावजूद भी वह सोता रहा और जब वो उठा तो 8:30 बज चुके थे। वो भागता दौड़ता स्कूल के लिए निकला और 9:30 बजे तक वह स्कूल पहुंचा। उसके जिस दोस्त ने उसे सैंपल पेपर दिया था, वो दोस्त आराम से बैठ कर अपना पेपर कर रहा था। शिवम जाकर बैठा और उसने हड़बड़ी में पेपर करना शुरू किया। उसका 1 घंटा तो वेस्ट हो चुका था। तब भी उसने जल्दी से पेपर करने की सोची। लास्ट टाइम में उसका आधा पेपर बचा हुआ था। उसका 15 मिनट का पेपर तब भी छूट गया और कमाल की बात यह है कि सारा पेपर एनसीईआरटी में से ही था। दोस्त की बात मान कि उसने अपनी नींद का ख़राब किया और उसका पेपर ख़राब हो गया। अगला टॉपिक है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब आंकना। जो आप अभी काम करते हैं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो। जैसा हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड्स के दौरान भी बिना किसी अफसोस के घूम फिर रहे होंगे और उन्हें अंदर से पता भी है कि उनके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे तो हमेशा से ही मार्क्स कम आए हैं, तो फिर मुझे यह सब पढ़ने की क्या ज़रूरत। वो खुद मान चुके होते हैं कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं टॉप तो भी कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें भी कई बार अपनी कमियाँ का एहसास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे शुरू से टॉप कर रहे होते हैं वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जबकि क्लासेज में तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परेशानी तब आती है जब वो बोर्ड एग्ज़ाम देने आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में यही सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कौन सा कोई बड़ी चीज़ है। आपका स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों को ही एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एनालाइज करने से सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कमजोरियों और अपनी स्ट्रेंथ को दोनों ही एक जगह लिख लें। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स में भी जो सब टॉपिक्स हैं, आप उनको लिखो और देखें कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है और कौन सा सब्जेक्ट से या टॉपिक्स है जो आपको खुद है तो आते ही हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं आते हैं कि आप किसी भी नए इंसान को वो समझा सकते हैं।
अपने वीकनेस को लिख के उसके बारे में सोचें और आप उसे किसी तरीके से सुधार सकते हैं। आपके पास स्कूल टीचर्स है, ट्यूशन है और आपके दोस्त भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप अपनी कमी को ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट बात है कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी का बहुत महत्व होता है। मतलब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारा किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। इसलिए प्रायोरिटी से रिलेटेड एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो महान बिजनेस पर्सनालिटी के ऊपर है, जो हम बताएंगे कि किस तरह से हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा के किसी एक मेन चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। एक दिन वारेन बफेट एक मीटिंग के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर थोड़ा दुखी सा लग रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ, तो ड्राइवर को अंदर से काफ़ी अजीब लगा क्योंकि वारेन इतने बड़े आदमी और उन्होंने बस इस तरह कभी भी उनसे बात नहीं की थी। तो ड्राइवर ने उन्हें बताया कि बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में जो भी गोल बनाता हूँ मैं उन्हें अचीव नहीं कर पाता। बफेट ने उसे कहा कि साइड में गाड़ी रोक दो और हम आज तुम्हारी परेशानी के बारे में बात करेंगे। ड्राइवर काफ़ी हिचकिचा रहा था। उसने बोला कि सर नहीं, आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को करने के चलते पर बफेट ने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या गोल है जो तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो। ड्राइवर थोड़ा सा भौचका सा रह गया। उसने बोला कि सर मैं एक अचानक से आपको कैसे बता दूं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तो वारेन ने उसे कुछ टाइम दिया और कहा कि एक कागज़ में 25 ऐसी चीज़ें का लिस्ट बना सको जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो ड्राइवर ने बता दी कि वारेन ने वो लिस्ट अपने हाथ में रखी और जिस काम के लिए जा रहे थे उसके लिए वापस निकल गए। और फिर से रास्ते में ड्राइवर को कहा कि इन 25 चीज़ों में से 5 ऐसी चीज़ों को हटा दो जो तुम्हें लगता है कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है, और 3 से 4 दिन बाद वो लिस्ट लेकर दोबारा मेरे पास आना। वो 3-4 दिन बाद वो लिस्ट लेकर सर के पास जाता है और सर अब कहते हैं कि इनमें से सिर्फ ऐसी 5 चीज़ें निकाल लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्राइवर मन ही मन यह सोच रहा था कि क्या यह मुझे बार बार टरका रहे हैं, अगर मदद नहीं करनी थी तो मना कर देते। यह ऐसा बार बार लिस्ट बनवा कर क्या होगा। पर फिर भी उसने सोचा कि मालिक है, इस वजह से उसने 5 चीज़ों को चूज किया और फिर भी उनके पास गया। सर ने अब उसे कहा कि वो गोल्स हैं जो तुम सच में अचीव करना चाहते हो, और वो 20 चीज़ों को जो तुमने इसमें से निकाली है वो चीज़ें थी कि तुम्हें अपने गोल को पाने से रोक रहा थे। अगर तुम घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक मंजिल होनी चाहिए जहां तुम्हें पहुंचना है। अगर तुम 4 से 5 जगहों पर पहुंचना चाहोगे तो तुम एक जगह भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए यह सबसे बेहतर तरीका कि अपनी प्रायोरिटी को पता करने का। अगला टॉपिक कंस्ट्रेशन। स्कूल या कॉलेज या स्टार्ट होते टाइम सभी का रेसोल्यूशन लेते हैं। हम शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करेंगे और साल के आखिरी में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, और फिर से आप साल के एंड में एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? यह लैक ऑफ कंसंट्रेशन है कि हम चाहते हैं तो कुछ करें लेकिन उसे करने के लिए आपको पूरी ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं हो सकती है। कई बच्चे कंसंट्रेशन की कमी की वजह से आसान टॉपिक भी नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग बाकी बच्चों से कम है या कमज़ोर है, बस उसमें कंसंट्रेशन की कमी होती है जो उन्हें किसी भी चीज़ को समझाने से रोकती है, और उसका एंड ऐसा होता है कि स्टूडेंट उस चीज़ को पढ़ना ही इग्नोर कर देते हैं जो उन्हें समझ नहीं आता। एकाग्रता वह जब मनुष्य की सारी मानसिक तथा शारीरिक शक्ति उसे कार्य में लगी हो जो उसे करना है, और उस समय भी किसी और चीज़ के कार्य पर उनका ध्यान ना हो जाए।
मगर ऐसा करना इतना सरल नहीं है क्योंकि अक्सर हम मनुष्यों का मन अपने आसपास की चीज़ों को देखकर या शोरगुल को सुनकर विचलित हो उठता है और मन भटकने वाली चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं। संस्कृत में कहा गया है, तपः सु सर्वेषु एकाग्रता परमः तपः। इसका अर्थ है कि तपस्याओं को करने से बड़ा तप है एकाग्रता। जीवन का कोई भी साधारण या कार्य बिना एकाग्रता के निष्फल ही रहता है, फिर चाहे वह ईश्वर की साधना हो, साइंस का कोई परीक्षण हो या पढ़ाई में ध्यान लगाना हो या रसोई में खाना पकाना हो। एकाग्रता हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकाग्रता के बिना आप कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकते और कर भी लेते हैं तो आपका संतुष्टि तो कदापि नहीं मिलेगी। यदि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और ध्यान बाहर ही हलचल या टेलीविज़न पर चल रहे हो तो धारावाहिक में खोया हुआ है, तो पूजा अर्चना तो पूर्ण रूप से निष्फल ही रह गई। अगर आप खाना पकाते समय किसी और काम की चिंता में खोए हुए हैं तो अक्सर सब्जी में नमक कम या अधिक हो जाता है, फलस्वरूप आपका कार्य बिगड़ जाता है। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जो मन का एक कार्य की ओर एकाग्रित करने का आपका सहायता करेंगे, क्योंकि एकाग्रता ही मनुष्य को आखिरी तक पहुंचाता है। यदि आप एक बार मन में एकाग्रता का वास हो जाए तो आप अपने कार्यों से किसी भी जगह बिना ध्यान भटकाए पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आपके कार्य फिर कहीं भी बाधित नहीं होंगे, फिर चाहे आप ट्रैफिक में उसे पूर्ण करें या रिश्तेदारों के बीच बैठा कर। रोक दें सर। मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन पर पावर इंक्रीज कर पाएंगे। पहला, स्विच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। मोबाइल्स और गैजेट्स आजकल के बच्चे के लिए सबसे बड़ा कंसंट्रेशन ब्रेकर है। जब भी आप पढ़ने बैठो उससे पहले अपना फ़ोन लैपटॉप स्विच ऑफ कर दें, उसे अपने स्टडी रूम या एरिया से बाहर रखें। भले ही हमें जो मर्जी कहें लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारी कंसंट्रेशन को बहुत ही ब्रेक करते हैं। भले ही हम फ़ोन को दूर भी रख देते हैं तब भी दिमाग में यह चलता रहता है कि पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, कोई ज़रूरी कॉल तो नहीं आ गया होगा। पता भी है कि आपको कोई कॉल नहीं करता, तभी आपको बस डिस्ट्रैक्शन होने का बहाना चाहिए होता है। दूसरा, योग एवं मेडिटेशन कंसंट्रेशन बिल्ड करने का एक टेस्टेड और प्रॉपर्ड तरीका है। इसे करने में आपका कोई बहुत सारा एफर्ट नहीं लगने वाला, बस आपको एक शांत कमरा चाहिए। आपको बस 5 मिनट के लिए वहाँ ध्यान लगाना होगा। अगर आप कहीं बाहर मेडिटेट कर सकते हैं जैसे छत, पार्क या बालकनी में, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि नेचर से आप जितना जुड़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मन की शांति मिलेगी। तीसरा, अपना स्टडी रूम अरेंज करें। आप कहाँ बैठ के पढ़ते हैं यह भी आपको कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। अगर आप किसी भी ऐसी जगह बैठ के पढ़ते हैं जहां आसानी से आप बाहर का शोर शराबा सुन सको, या फिर अपनी फैमिली के बीच में बैठकर पढ़ रहे हो जहां टीवी चल रहा है, सब लोग आपस में बात कर रहे हों, बच्चे खेल रहे हों, ऐसे में तो सिर्फ आपका सर दर्द हो सकता है, कंसंट्रेशन नहीं बन सकता। चौथा, एक रूटीन फिक्स करें। यह बहुत सारे रिपीटेड है कि लेकिन कंसंट्रेशन बिल्ड करने का बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। आपको अपना एक रूटीन बनाना चाहिए और उसे फिक्स करके उसे अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। भले ही आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन आप एक रूटीन में पढ़ते हैं तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। आप अपने से डेली करिकुलम या रूटीन के अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेज हटा के जितना भी टाइम बचता है उससे टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पाँचवां, गोल बनाना। आपको पढ़ने से पहले अपना एक गोल सेट करना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट का कितना पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। टारगेट सेट करने में आप अपने आप को पूरा पुश करने का कोशिश करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। छठा, ब्रेक लेना। ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग को स्ट्रेस देना सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो वो हद 60 मिनट तक काम करते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे दिमाग में कुछ टाइम के बाद ब्रेक की सख्त ज़रूरत होती है।
वरना वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। अगर आप ब्रेक के लिए बिना 4-5 घंटे भी पढ़ते हैं तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड थकावट की हालात में कोई चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेगा। इसलिए हर 1 घंटे में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो। 7वां, अपने आप को कुछ गिफ्ट दो। अगर आपको याद है, जब आप प्लेबे में थे तो आप जब कोई पोएम या ABCD सुनाते थे तो आपको टॉफ़ी या चॉकलेट मिलती थी, वही पाने के लिए पढ़ा करते थे। ऐसे ही हर काम को अच्छे से करने के लिए आपको कोई ना कोई इंसेंटिव चाहिए होता है। इंसान हर काम को करने से पहले क्या सोचता है कि इस काम को करने से आपको क्या मिलेगा या फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जब आप पढ़ने के लिए खुद ही डिसाइड कर लो कि अगर मैंने यह चैप्टर पूरा कर लिया तो मैं बाहर घूम कर आऊँगा, या फिर मैं यह चैप्टर करके आइसक्रीम खाने जाऊँगा। इससे आपको एक एस्टिमेट रहेगा काम पूरा करने का।